दुनिया भर के सभी देश अपने जमहूर और अपनी रियासत की फलाह के लिए कानून साजी करते हैं, जबकि 30 अक्टूबर 2024 को रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जारी होने वाले एक सदारती ऑर्डीनेंस के हवाले से चंद हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है। यहाँ तक कि अवामी एक्शन कमेटी ने इसे काला कानून करार दिया और शहर भर में स्याह परचम लहराए। आखिर इस सदारती ऑर्डीनेंस में ऐसा क्या है कि अवामी एक्शन कमेटी ने 5 दिसंबर को पूरे कश्मीर में एहतजाज की कॉल दे रखी है। अगर आप इन सब सवालात का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे हाथ में 9 सफ़हात पर मुश्तमिल ये है सदारती ऑर्डीनेंस की कापी, जिस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। सबसे मज़ेदार बात बताता चलूँ कि एक हल्का इस ऑर्डीनेंस को काला कानून कहता है, जबकि इसका अपना नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डीनेंस 2024। जबकि दूसरी इंटरेस्टिंग बात, इस ऑर्डीनेंस को जारी करने वाली शख्सियत सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं, जिनका नाम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है, जिन्होंने कश्मीर काज को पूरी दुनिया में उजागर किया है। और उन्होंने ये ऑर्डीनेंस 1974 के आइन के आर्टिकल 41 की रूह से जारी किया है। इस ऑर्डीनेंस के 10 नुकात हैं। पहले में इसका नाम, इसका टाइटल है जो कि पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डीनेंस है, और इसका इतलाक पूरे कश्मीर पर होगा और यकमुश्त होगा। और सेकंड, इसका जो नुकता है उसमें डेफिनेशंस हैं, जिसमें असम्बली का वर्ड बहुत यूज़ हुआ है। असम्बली का मतलब होता है जी कि कोई भी पब्लिक रिलीजियस पॉलिटिकल गैदरिंग है, रैली है, नशिस्त है, उसको कहते हैं असम्बली। और ये इस असम्बली की तादाद कितनी होगी? 15 से ज़ायद लोग। तीसरे नुक्ते में पूरा तरीका मेंशन है जी। जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, उस इवेंट की पूरी तफसील आपको जो है वो दरख्वास्त के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगी। और ये दरख्वास्त आप जमा करवाएंगे DC ऑफिस में। डिप्टी कमिश्नर साहब के नाम आप एक दरख्वास्त लिखेंगे, जो कि ग्रेड 17 के अफसर हैं। अपनी दरख्वास्त के अंदर आप जिन चीज़ों का ज़रूरी ख्याल रखेंगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके CNIC, उनका फ़ोन नंबर, उनकी एड्रेस, उसका टाइम, ड्यूरेशन, डेट बताएंगे, कौन सी जगह है, किस जगह पर आप इवेंट करना चाह रहे हैं, उसकी तफसील भी इसमें मौजूद होगी, और कितने लोग इसमें शामिल होंगे आप उसको भी इसमें मेंशन करेंगे। और उसके अलावा ये है कि अगर कोई रैली है तो रैली में रूट होता है, कहाँ से होते हुए जाएंगे, तो उसकी पूरी जो है एक तफसील आपको लिखना पड़ेगी, गाड़ियों की तफसील लिखना पड़ेगी। और उसके बाद आप दरख्वास्त जो है वो जमा करवा देंगे डिप्टी कमिश्नर साहब के हुजूर। और ऐसा नहीं कि कल आपका इवेंट है और आज आप दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको कम से कम 7 रोज़ कबल दरख्वास्त जमा करवानी होगी। और बिलफर्ज आप किसी वजह से लेट हो जाते हैं, यानी आपके इवेंट अगर 10 तारीख को है, आप 5 तारीख को दरख्वास्त लेके जा रहे हैं, जबकि आपको 3 तारीख तक जमा करवानी थी, तो देर होने की सूरत में कुछ वैलिड रीज़न्स के साथ आप DC साहब को बताएंगे कि हम क्यों लेट हुए। अगर आपकी रीज़न्स वैलिड हुई और DC साहब मुतमईन हुए तो आपको आपकी दरख्वास्त पर सुनवाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका इवेंट 10 तारीख को और आप 9 तारीख को जाके दरख्वास्त जमा करा रहे हैं, तो इस सूरत में आपकी दरख्वास्त यकसर मुस्तरद कर दी जाएगी। जी हाँ, 48 घंटे, कम से कम 48 घंटे कबल आपको अपनी दरख्वास्त हर सूरत DC ऑफिस से मार्क करवा लेनी है, इजाज़त दे दें। DC साहब आपकी दरख्वास्त पर बगौर जायज़ा लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी से रिपोर्ट तलब करेंगे। दरख्वास्त के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उसके ऊपर भी उसको देखेंगे, एवेल्यूएट करेंगे। या तो आपको इजाज़त मिल जाएगी या फिर आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। अच्छा, आप जानते हैं कि किन ग्राउंड्स पर आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा? उसमें सबसे पहले है जी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। सेकंड है अगर आपके इवेंट में किसी भी तरह का वायलेंस या उसका अंदेशा होता है। तीसरे नंबर पर अगर आपके इवेंट की वजह से बाकी लोगों की ज़िंदगी मुतासर होती है, ट्रैफिक की फरावानी में खलल पैदा होता है और उसी तारीख के अंदर किसी और ने इजाज़त ले रखी है, तो उस सूरत में भी आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किस वजह से आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, कि अवामी एक्शन कमेटी इसके ऊपर शदीद एहतजाज कर रही है। इस ऑर्डीनेंस का छठा नुकता बड़ा अहम है। जी हाँ, अगर आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है, उस सूरत में आपके पास अपील का हक होगा। इसमें लिखा है, अगर किसी शख्स या इवेंट कोऑर्डिनेटर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फैसले से इख्तलाफ हो, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर तहरीरी अपील कमिश्नर साहब के पास जमा करा सकता है। और कमिश्नर साहब आपकी अपील पर समाअत करेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट हासिल करने के बाद मंदरजा झेल इक़दामात उठा सकते हैं।
سب سے پہلا یہ ہے یا تو آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب یا ڈی سی صاحب کے فیصلے کو برقرار رکھا جائے گا، اس کی توثیق کی جائے گی، یا پھر آپ کی اپیل کو مکمل یا جزوی طور پر قبول کر کے مجسٹریٹ صاحب کے فیصلے میں تبدیلی کی جائے گی۔ اور تیسرا اس میں جو وہ اقدام کر سکتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے فیصلے کو یکسر مسترد یا منسوخ کر کے ایک نیا آرڈر جاری کریں گے۔ بالفرض کمشنر صاحب کے فیصلے سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ نظر ثانی کے لیے اپیل کر سکتے ہیں ہوم سیکریٹری کے آفس میں، اور وہاں آپ نظر ثانی کی درخواست جمع کروائیں گے۔ ہوم سیکریٹری صاحب 3 آپشنز رکھیں گے، ان کے پاس پہلا آپشن یہی ہے کہ آپ کی درخواست کو یا تو وہ یکسر مسترد کر دیں اور کمشنر صاحب کے فیصلے کو برقرار رکھیں، اس کی توثیق کریں، یا نظر ثانی کو مکمل یا جزوی طور پر قبول کر کے کمشنر صاحب کے فیصلے میں تبدیلی کریں، یا تیسرا یہ ہے کہ وہ کمشنر صاحب کے فیصلے کو منسوخ کر کے ایک نیا آرڈر جاری کریں، اور وہ بھی 15 دن کے اندر جاری کرنے کے پابند ہوں گے، یا مزید 15 دن وہ لے سکتے ہیں۔ ان کیس کہ وہ 15 دن کے اندر کوئی فیصلہ نہیں سناتے، اس صورت میں آپ کی نظر ثانی کو منظور تصور کیا جائے گا۔ اس آرڈیننس کا 7واں پوائنٹ، جس میں کسی بھی ایونٹ کو جو ہے وہ منتشر کرنے کا حکم ہوگا، اور یہ حکم ہوگا ڈپٹی کمشنر کی طرف سے، اور متعلقہ پولیس انچارج جو ہے وہ اس کو پورا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ شرکا کو ایسے ایونٹ آرگنائزرز کو پہلے منتشر کرے۔ تو یہ اس کا 7واں پوائنٹ ہے۔ 8ویں نقطے میں سزا تجویز کی گئی ہے، جو کوئی اس آرڈیننس کے تحت غیر قانونی اسمبلی میں شامل ہوگا اسے 3 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ایسا بندہ کہ جو ریپیٹڈلی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو 10 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ آتے ہیں اس نقطے کی جانب کہ عوامی ایکشن کمیٹی اس صدارتی آرڈیننس کے خلاف اتنا بھرپور ریزسٹنس کیوں کر رہی ہے، احتجاج کیوں کر رہی ہے؟ جناب اس کی ریزن ہے، اس آرڈیننس کے تیسرے نقطے یعنی اپلیکیشن آف دا اسمبلی کے 4th پیراگراف میں لکھا ہے provided further that no application for holding of assembly shall be entertained if it has been filed by non-political organization for political purposes۔ بڑا کلیئر لکھا ہے کہ نان پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل پرپسز کے لیے درخواست نہیں جمع کرا سکتی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی شدید احتجاج کر رہی ہے۔ 1974 کے آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت صدر آزاد جموں کشمیر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس طرح کا آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں جس کا دورانیہ 4 ماہ تک کا ہو سکتا ہے۔ صدارتی آرڈیننس کو ختم کرنے کا طریقہ کار بھی ہمارے آئین میں موجود ہے۔ جی ہاں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ صدر از خود کسی بھی وقت اس آرڈیننس کو واپس لے سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اسمبلی کے پاس ہے، ممبران اسمبلی متفقہ قرارداد کے ذریعے اس آرڈیننس کو ختم کر سکتے ہیں، کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ ریاست کو ایسی کیا خدشات درپیش تھے کہ جس کی بنا پر ایک کنٹروورشل آرڈیننس کو لایا گیا؟ آپ اس آرڈیننس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک کشمیری آزاد ہے، اس کو آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے، تو پھر ایسے آرڈیننس کیوں؟